हाय गाइस, नमस्कार। CCI BMR के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कई क्वेरीज आ रही है कि पटवार जो सिलेबस के अंदर साइंस का पोर्शन है उनको हम कैसे पढ़ें या उसके अंदर जो है क्या क्या बातें हैं उनकी बात करने वाले हैं आज हम। पटवार सिलेबस को अगर स्ट्रेटेजी से, सही रणनीति से पढ़ा जाए तो आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। उसको हमने अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड करते हुए पूरी एक रणनीति तय करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। पहले हम आपको बता दें कि पटवार जो इस बार सिलेबस है पटवार परीक्षा का, उसको 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है, 5 भागों के अंदर बांटा गया है। उसमें हम सेक्शन नंबर 1 की बात करेंगे कि सेक्शन ए या पहला सेक्शन है। पहले सेक्शन का पटवार भर्ती परीक्षा के अंदर जो है वेटेज की बात करें तो इसका 25% वेटेज है। देखिए, किसी भी भर्ती के लिए उसमें सिलेक्शन होने के लिए हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि उस सिलेबस की व्यापकता में जाएं, यानी संपूर्ण सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करें, संपूर्ण सिलेबस को टच करने की कोशिश करें ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाए। इसलिए जो है हम अगर जो है इसका वेटेज देखें तो 25% यानी 25% किसी भी पेपर में जो वेटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें जो है इस पे फोकस करना होगा, इस पे ध्यान देना होगा कि सेक्शन ए का 25% वेटेज है और परीक्षा के अंदर जो है इसमें से 38 क्वेश्चन आएंगे, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे 38, यानी 38 प्रश्न होंगे। परीक्षा के अंदर आपको जो है 38 प्रश्न मिलेंगे, जो अगर 2 मार्क्स के हिसाब से देखें तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 76 मार्क्स हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे जो है 38 के 76 मार्क्स हो जाएंगे। यानी बात समझ में आ गई कि जो है 76 नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा मायना रखते हैं। जो इनको हमें बड़ी अगर रणनीति के साथ पढ़ा जाए, अभी से टाइम टेबल तय करके अगर सही से पढ़ें तो हम अपनी सफलता के अंदर सेक्शन ए के योगदान को बढ़ा सकते हैं। और उसमें आज हम बात करने वाले हैं कि साइंस की क्या स्थिति है या साइंस के कितने प्रश्न आ सकते हैं, संभावना कितनी है, उनकी बात करने वाले हैं। और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं या कौन कौन से टॉपिक हमें सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ने चाहिए, उनकी हम बात करने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें सेक्शन ए को, अगर सिलेबस को देखा जाए, सिलेबस को हम जब देखते हैं तो उसमें सेक्शन ए 5 भागों में, पहले जो है 5 सेक्शन है और फिर सेक्शन ए भी 5 भागों में बंटा हुआ है। यहाँ ये कोई फिक्स नहीं है कि किस भाग से या किस सेक्शन से कितने प्रश्न आएंगे, ऐसा निश्चित नहीं है। लेकिन हम एक संभावना बना सकते हैं, एक अगर आइडियोलॉजी या एक प्रोबेबिलिटी देखें तो उस हिसाब से इसको हम 5 सेक्शन में अगर डिवाइड करें तो वेटेज क्या रहता है उसको हम देख लेते हैं। सेक्शन ए को हम 5 भागों में बांटा हुआ है। साइंस है, हिस्ट्री है यानी इतिहास है, पॉलिटी है, राजनीतिक विज्ञान है, भारत भूगोल, ज्योग्राफी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी है। ध्यान रहे, भारत का भूगोल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी है। समसामयिकी, राष्ट्रीय घटनाएं हैं, यानी 5 भागों के अंदर है। साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंट भी है और ज्योग्राफी के साथ इकोलॉजी भी है, ध्यान रहे। और उसके बाद में जो है करंट है। इस तरीके से जो है इसको 5 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। और 5 भागों में अगर 5 भागों के हिसाब से हम देखें, 5 पार्ट्स के हिसाब से देखें तो लगभग जो है यहाँ पे, क्योंकि 38 नंबर के 38 क्वेश्चन हैं, टोटल 76 नंबर के हैं, तो 38 में अगर जो है 5 का भाग देंगे तो 7.5 मार्क्स के आसपास इसका, या मतलब जो है 7 या 8 क्वेश्चन का वेटेज बनता है। 7 या 8 प्रश्न जो है साइंस से आने की संभावना है। और इसके साथ ही साथ अगर हम पर्यावरण और इकोलॉजी देखें तो जो है 2 या 3 प्रश्न यहां आने की संभावना है, 2 या 3 प्रश्न। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर हम टोटल साइंस को देखें तो कम से कम आपको जो है 10 प्रश्न मिलने वाले। पेपर में आप अगर पेपर उठा के देखेंगे, जब आपका पेपर होगा तो वहां आपको साइंस से रिलेटेड 10 प्रश्न मिलेंगे।
और एक परीक्षा के लिए 10 प्रश्न बहुत ही मायने रखते हैं। 10 प्रश्न का मतलब 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स तो अपने आप में बहुत बड़े होते हैं। अगर हम रणनीति के साथ, क्योंकि साइंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको चाहे साइंस बैकग्राउंड का विद्यार्थी है या आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड का विद्यार्थी है, कोई भी इसको समझ सकता है, क्योंकि जैसे हम जनरल नॉलेज पढ़ते हैं वैसे ही साइंस को समझ सकते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज से भी ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सामान्य गतिविधियों पर आधारित विषय है, एक मूर्त विषय है, जिनको हम देखते हैं उसी को हम कह देते हैं कि ये हो रहा है। मानव शरीर है तो उसको हम स्पष्ट देख रहे हैं, हमारी गतिविधियों को देख रहे हैं, कौन कौन से रोग होते हैं उनको हम दैनिक जीवन के जो है, जैसे मलेरिया है उनको हम डेली देखते हैं कि इसको मलेरिया हो गया, या विभिन्न प्रकार के जैसे आहार है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डेली देखते रहते हैं, तो वसा से संबंधित वो सारी चीज़ें जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, तो कोई कठिन बात नहीं है। इसको आर्ट्स और साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी सेम मार्क्स ला सकता है, यानी समान अंक तक प्राप्त कर सकता है यदि सही रणनीति के साथ तैयारी करे तो 10 प्रश्न जो है आने की संभावना है, यानी 10 मार्क्स 20 मार्क्स हो गए 10 प्रश्न के, तो 20 मार्क्स अपने आप में बहुत मायने रखते हैं किसी परीक्षा में। 20 में से अगर आप 15 मार्क्स भी लाते हैं तो 15 अंक भी जो है अपने आप में आपको लीड दिला सकते हैं, आपको अग्रिम पंक्ति में ला सकते हैं, सिलेक्शन की आपको टॉप करवा सकते हैं। इसलिए आपको जो है एक सही रणनीति के साथ प्रतिदिन टॉपिकों को एक सही तरीके से एक रास्ता बना के, एक अपना डेली की जो है समय सारणी बना के, टाइम टेबल बना के अगर उन टॉपिकों को प्रतिदिन पढ़ा जाए तो आप बेहतर कर सकते हैं। इसलिए जो है 10 प्रश्न जो है आने की संभावना है, 7-8 प्रॉपर साइंस से आ सकते हैं क्योंकि इनका इतना वेटेज बनता है, और यहाँ पे जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी टॉपिक 50% की संभावना है, तो 2 या 3 प्रश्न तो आने की पूरी संभावना बनती है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित। तो कुल मिला के कम से कम आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 12-13 प्रश्न भी मिल सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो इतने प्रश्न जो है मिलने की संभावना है, उनको आप अच्छी तरीके से एक रणनीति के साथ प्रतिदिन की समय सारणी में साइंस को शामिल करते हुए आप आगे बढ़ें और अपना जो है सफल भविष्य सुनिश्चित करें। अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि सिलेबस की लाइन क्या कहती है, सिलेबस की लाइन कहती है विज्ञान सामान्य आधारभूत तत्व, यानी विज्ञान के जो फंडामेंटल एलिमेंट्स है या बेसिक चीजें हैं वो सारी की सारी, इसका मतलब इस लाइन में सारी चीजें आ गई। जब आधारभूत तत्व की बात की, जब फंडामेंटल एलिमेंट्स की बात की, यानी बेसिक चीजें जितनी भी विज्ञान के अंदर है वो सारी आ गई, चाहे अणु हैं, परमाणु हैं, या द्रव्य है, पदार्थ की अवस्थाएं हैं, इस टाइप से जो है सारी चीजें इसके अंदर जो आधारभूत तत्वों के अंदर आ गई। दैनिक विज्ञान या जनरल साइंस, दैनिक विज्ञान के अंदर अगर हम बात करें तो डेली लाइफ के अंदर जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं, चाहे भौतिकी से संबंधित है, साउंड है, ये जो आवाज़ आ रही है, या फिर करंट है जिससे हम चारों तरफ जो दैनिक जीवन में उपकरण हैं जिनको हम उपयोग करते हैं, लाइट से रिलेटेड बातें हैं, या हमारे शरीर से संबंधित, मानव शरीर से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, तो उनको हम जो है दैनिक विज्ञान के अंदर जो है पढ़ते हैं। और स्पेशली जो है एक टॉपिक दे रखा है मानव शरीर, यानी मानव शरीर जिसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, या फिर जो है उत्सर्जन तंत्र, इस तरीके से जितने भी जो तंत्र है, जितना भी ह्यूमन सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो ह्यूमन सिस्टम से संबंधित एक प्रश्न पक्का आएगा, क्योंकि जो है मानव शरीर जो है हमें टॉपिक दे रखा है मानव शरीर स्पेशली, तो यहाँ पे आपको एक प्रश्न जो है पक्का मिलेगा। तो आप जो ह्यूमन बॉडीज है या फिर मानव के विभिन्न तंत्र है, जहाँ पे हम जो है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उनकी बात करते हैं, तो उनको आप अच्छी तरीके से जो है, और हम ग्रंथियां, विभिन्न प्रकार की अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो तंत्र से संबंधित है, विभिन्न स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स, किशोरावस्था के अंदर होने वाले परिवर्तन, इन चीजों को आप अच्छी तरीके से जो है पढ़ लें, ताकि ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है जिसमें आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो मानव शरीर से संबंधित एक प्रश्न आने की पूरी संभावना, इसलिए जितने भी तंत्र है
और ये वर्तमान में कक्षा 10th के अंदर एनसीईआरटी आ गई है। इससे पहले वाली जो बुक है, जो विज्ञान की किताब है, अभी जैसे आपको बता दें, ये जो विज्ञान की किताब है ये 9th की है, और इसी प्रकार जो है एक 10th की बुक है। 10वीं की किताब से आप जो मानव शरीर है इसको जो है अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, और इससे बाहर कोई प्रश्न आने की भी संभावना नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड में इससे बाहर प्रश्न भी नहीं आएगा। तो मानव शरीर को आप जो है कक्षा 10th से अच्छी तरीके से, एक चैप्टर है उसको अच्छी तरीके से याद कर लें, पढ़ लें, समझ लें, ताकि आप एक प्रश्न को जो है विज्ञान में उससे पक्का कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस की लाइन में है। इसलिए बाकी तो जैसे दैनिक विज्ञान में सब कुछ आ जाता है, लेकिन मानव शरीर से संबंधित एक प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। आहार और पोषण जो है, आहार यानी जो है संतुलित भोजन से संबंधित जितनी भी बातें हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज, लवण, उनसे संबंधित जो है आहार और पोषण से संबंधित एक प्रश्न बनता है। तो उनको आप अच्छी तरीके से समझ लें कि जो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है, गर्भवती महिलाओं के लिए कितनी भोजन की आवश्यकता होती है, छोटे जो बच्चे हैं, शिशु हैं, उनके लिए कितनी भोजन की आवश्यकता होती है, या फिर जो है कौन कौन से जो है उनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जो है किन किन तत्वों, खनिज तत्वों की जरूरत होती है। तो उनको आप अच्छी तरीके से, और इसके साथ साथ में स्वास्थ्य की देखभाल भी जो है विभिन्न प्रकार से, हम जो है स्वच्छता की बात करें या फिर हमारे खान पान की बात करें, तो इनसे संबंधित एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लें कि जो है इसके अंदर प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा, इनके अंदर कितनी एनर्जी होती है, ऊर्जा कितनी कैलोरी होती है, मानव शरीर को कितनी आवश्यकता होती है, या एक संतुलित भोजन की क्या क्या विशेषताएं हैं, या फिर जो है कौन कौन से विटामिन किन किन से प्राप्त होते हैं, उनके स्रोत क्या हैं, या उन विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। यानी 2 प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। एक मानव शरीर, जिसमें हम बात करेंगे विभिन्न तंत्र की, यानी बहुत सारे जो है ह्यूमन बॉडी के सिस्टम, ह्यूमन बॉडी जिसमें डाइजेशन सिस्टम या उस जो है एक्सर्जन सिस्टम, इस प्रकार के जितने भी तंत्र है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र या तंत्रिका तंत्र, इनको अच्छी तरीके से समझ लें, अच्छी तरीके से याद कर लें। और आहार और पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, इनको मिला के आपको एक प्रश्न पक्का मिलेगा परीक्षा में। तो ये जो है गंवाना नहीं है, हमें अच्छी तरीके से, बुक भले ही आप कोई भी यूज कर सकते हैं, सामान्य विज्ञान की किसी भी बुक में आपको अच्छी तरीके से, या ये टॉपिक आप कहीं से, जैसे विज्ञान सार संग्रह जो हमारी पुस्तक है जिसके लेखक अन्ना सर है, उनसे आप ये अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। आहार, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, उसमें आपको मिल जाएगा विटामिन्स के रासायनिक नाम क्या होते हैं, विटामिन्स की कमी से कौन से रोग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन में जो है कितने कितने % एनर्जी होती है, ऊर्जा कितनी होती है, और मानव शरीर को जो है कितनी आवश्यकता होती है, संतुलित भोजन क्या है, वो सारी बातें, ह्यूमन जो बॉडीज हैं ये भी मिल जाएगा टॉपिक, ये भी उसमें विज्ञान सार संग्रह में आपको मिल सकता है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ, वो भी टॉपिक यहाँ पे जो है मिल जाएगा। और 100% जो है गारंटी है कि इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बुक के अंदर से ही आएगा। वैसे ये स्पेशली रीड की बुक है, लेकिन रीड के अंदर वही टॉपिक है जो दैनिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो दैनिक विज्ञान के जितने भी टॉपिक है वो भी आप इसमें से पढ़ सकते हैं, या फिर 9th और 10th की जो विज्ञान की किताबें हैं जो राजस्थान बोर्ड के अनुसार है, न कि एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड की किताबों को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें आपका ये क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, 100% इसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये जो है सिलेबस है जिस पे आपने नजर डाल ली, यानी जब 10 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें भी आपको फिक्स दिख रहा है, ह्यूमन बॉडी से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, आहार और पोषण जिसके अंदर भोजन और भोजन के विभिन्न अवयव जिनसे संबंधित, विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, यानी 2 या 3 क्वेश्चन तो इसी सिलेबस से हो गए। दैनिक विज्ञान और सामान्य आधारभूत तत्व, इनसे संबंधित आपको बाकी वाले क्वेश्चन, और पारिस्थितिकी को अच्छी तरीके से, पर्यावरण और पारिस्थितिकी टॉपिक से 100% 2 प्रश्न आएंगे,
और इनको आप अच्छी तरीके से जो है रीड कर लें, अच्छी तरीके से पढ़ लें। इसके लिए भी आप पुरानी जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उनको यूज कर सकते हैं, जो 2009-2008 के अंदर चलती थी। 2 बुक्स आती थी 2 भाग के अंदर, एक के अंदर जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स आती थी और दूसरी के बुक के अंदर जो है बायोलॉजी आती थी। 2 पार्ट्स के अंदर बुक बंटी हुई थी, जो 2009 या 2008 2010 तक चलती थी। वो भी बुक अपने आप में राजस्थान बोर्ड के अंदर, वो भी किताबें अपने आप में बेहतर से बेहतरीन हैं, तो उनसे भी आप स्टडी कर सकते हैं इन टॉपिकों की। मानव शरीर, आहार एवं पोषण और दैनिक विज्ञान या फिर सामान्य आधारभूत तत्व, तो इनसे संबंधित जो है। और उसके अंदर भी आपको बता दूं कि वहां आनुवंशिकी, इसके साथ साथ में इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, और ये 2 टॉपिक तो ऐसे हैं जो उस किताब में सबसे बेहतर है। कक्षा 10वीं की जो एक किताब है उसके अंदर आनुवंशिकी और पारिस्थितिकी दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। दोनों बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए हुए हैं। जो 2009 और 8 के अंदर किताबें चलती थी, सन 2009, 2010, 2008 के अंदर छोटी छोटी किताबें आती, राजस्थान बोर्ड की 2 भाग के अंदर किताबें बंटी हुई थी, वो सबसे बेहतरीन किताब थी और उसमें आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। अब देखिए, हम जो है 3 भागों के अंदर जो है, जब दैनिक विज्ञान की बात आती है तो दैनिक विज्ञान को हम 3 भागों के अंदर बांट दें। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, 3 भागों के अंदर हमने बांट दी दैनिक विज्ञान को। और दैनिक विज्ञान में अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जो पटवार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो दैनिक जीवन के अंदर उपयोग होते हैं वो हमें पढ़ने चाहिए। हमारी जो सिलेबस की स्ट्रेटेजी है या हमारा जो टाइम टेबल है उनमें पर डे 1 टॉपिक या पर डे 2 टॉपिक, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है या जितना भी आपको टाइम मिलता है, जितनी भी आपके टाइम टेबल में जो टाइम है उसके हिसाब से पर डे जो है इनका सिलेबस बना लें कि ये टॉपिक इस दिन पढ़ना है और इसको कवर करना है और फिर इसका रिवीजन भी करना है, क्योंकि रिवीजन महत्वपूर्ण है। तो हम उतना ही पढ़ें भी उतना ही जिसका प्रॉपर रिवीजन कर पाएं, सही तरीके से उसको रिवाइज, परीक्षा में उनका रिवाइज कर पाएं, उस हिसाब से वो किताबें तय कर लें और उस हिसाब से उस टॉपिक तय कर लें कि ये इतना सिलेबस हमें पढ़ना है, इतने टॉपिक पढ़ने, जो पढ़ने हैं वो पूरे एंड पक्के हम करेंगे, उसमें कोई गलत होने की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो भौतिक विज्ञान में हम जो है बात करें तो भौतिक विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक दैनिक विज्ञान से संबंधित हमें पढ़ने चाहिए। सबसे पहले प्रकाश से संबंधित सवाल आने की संभावना है, पूछे जाते हैं। लाइट या प्रकाश जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित प्रकाश से विभिन्न घटनाएं, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या दर्पण और लेंस या फिर नेत्र के बारे में, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना चाहिए। मेरे हिसाब से जो है ये दैनिक जीवन के अंदर उपयोग होने वाली विज्ञान है। विद्युत टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि विद्युत भी एक दैनिक जीवन के अंदर उपयोग होने वाली दैनिक विज्ञान है कि जितने भी उपकरण हम काम में ले रहे हैं वो विद्युत से संबंधित है। यानी यहाँ चारों तरफ मुझे विद्युत ही विद्युत दिखाई दे रही है। यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अंदर एसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, आगे कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, इसके अंदर विद्युत है, यानी चारों तरफ दैनिक जीवन के अंदर विद्युत है। तो विद्युत टॉपिक को हमें पढ़ लेना चाहिए। इसके अंदर जो विद्युत क्या है, विभवांतर क्या है, प्रतिरोध क्या है, या प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, सेल, बैटरी या विभिन्न प्रकार के उपकरण या सुरक्षा युक्तियां जो आपको विद्युत टॉपिक में मिल जाएगी, उनको अच्छी तरीके से पढ़ लें, वो महत्वपूर्ण है। ताप या टेम्परेचर, ये दैनिक जीवन से संबंधित गतिविधि है। ताप को अच्छी तरीके से पढ़ लें, ताप की कौन कौन सी इकाइयां हैं और उन इकाइयों को एक दूसरे में बदलते कैसे हैं, वो महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। बल टॉपिक को पढ़ लें। बल दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला टॉपिक है, बल को हम अच्छी तरीके से पढ़ लें। या विभिन्न प्रकार के जो बल है और इसमें भी घर्षण बल महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो दैनिक विज्ञान से संबंधित। ऊष्मा को पढ़ लें, हीट और ऊष्मा संचरण की विधियों को पढ़ लें कि कौन कौन सी विधि किस प्रकार से यूज हो रही है। चालन, संवहन और विकिरण विधि को हम अच्छी तरीके से पढ़ लें और ऊष्मा से संबंधित जितने भी विशिष्ट ऊष्मा क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है या फिर जो है गुप्त ऊष्मा क्या है, इनकी जानकारी रखनी चाहिए। ये दैनिक जीवन के अंदर उपयोग होने वाली बातें हैं। एनर्जी, ऊर्जा को अच्छी तरीके से पढ़ लें और ऊर्जा का रूपांतरण पढ़ लें कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे रूपांतरित होती है और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं जिसमें यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनको थोड़ा सा स्टडी कर लें। शक्ति या पावर एक यांत्रिक
शक्ति होती है, मैकेनिकल पावर, और एक इलेक्ट्रिकल पावर होती है। इनसे संबंधित प्रश्न पक्के आते हैं। आप विद्युत शक्ति से संबंधित तो प्रश्न आपको पक्का ही मिलेगा कि एक दिन में मतलब इतने बल्ब जल रहे हैं, या इतनी जो है ट्यूबलाइट जल रही है, इतने पंखे चल रहे हैं, और उसमें जो है इतने वॉट के हैं, फिर कितनी यूनिट विद्युत खर्च होगी और उनका कितना खर्च विद्युत व्यय आएगा। इससे संबंधित प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लें, पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। गति को पढ़ लें, विभिन्न प्रकार की गतियां पढ़ लें, और गति के अंदर जो है दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, स्पीड क्या है, या वेग क्या है, उनको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। कार्य को पढ़ लें, कार्य और विस्थापन के अंदर जो है बल और विस्थापन कार्य कौन कौन सी कंडीशन के अंदर कार्य कितना होता है, छोटा सा टॉपिक है, एक वीडियो के अंदर या एक दो चैप्टर जो है 1-2 पृष्ठ के अंदर ये कंप्लीट कर सकते हैं। कार्य छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। ध्वनि साउंड, ये दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बात है। ध्वनि के अंदर जो आवर्ती के आधार पर ध्वनि के प्रकार और ध्वनि का वेग कितना होता है और उसको कैसे ज्ञात करते हैं, और ध्वनि किस प्रकार की वेव है, तो इससे संबंधित जो है ध्वनि को हम पढ़ सकते हैं, या ध्वनि के विभिन्न गुण, इनकी जानकारी। सोनार और रडार को अच्छी तरीके से पढ़ लें कि जो है रडार और सोनार किस तरीके से काम करती है और इनके अंदर हम कौन सी वेव काम में लेते हैं। मूल मात्रक और राशियां, यानी जो है कौन कौन से मूल राशियां हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, जैसे द्रव्यमान, विद्युत ऊर्जा, समय, द्रव्यमान हो गया, विद्युत ऊर्जा, समय, या फिर लंबाई या प्रदीपन तीव्रता, या फिर जो है पदार्थ की मात्रा, ताप। ये कुछ जो मूल राशियां हैं उनके बारे में जानकारी रखें, और उनके कौन कौन से मात्रक है उनको अच्छी तरीके से जानकारी रखें। बाकी कुछ ये चीज़ें भी है, जैसे विद्युत का मात्रक क्या है, या प्रकाश जो है ये इसमें से कोई भी जो है पूछा, बल का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या है, इनके जो है जो मूल टॉपिक है, मेन टॉपिक है, उनके मात्रक भी हमें पता होना चाहिए। सीधा सवाल आ सकता है कि जो है इनका मात्रक क्या रहेगा, एनर्जी का मात्रक क्या रहेगा, जूल, कार्य का मात्रक क्या रहेगा, जूल, बल का मात्रक न्यूटन, इस तरीके से जो है विद्युत का मात्रक एम्पियर। तो इन चीज़ों के जो है मात्रक मोटे तौर पे याद रखें कि किसका जो है कौन सी, ये मेन टॉपिक है, तो मेन टॉपिक के कम से कम हमें मात्रक तो याद होना ही चाहिए, ताकि हमारा प्रश्न होने की संभावना बढ़ जाए, हम प्रश्न को कर पाएं। तो ये भौतिक विज्ञान से संबंधित टॉपिक हैं जो हमें दैनिक विज्ञान के हिसाब से पढ़ने चाहिए। फिर बात आती है दूसरा जो हमारा विज्ञान है वो है रसायन विज्ञान। यानी रसायन विज्ञान के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर जो है हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए जो दैनिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात आती है अणु और परमाणु, यानी अणु और परमाणु। परमाणु से संबंधित सिद्धांतों को हमने पढ़ लेना चाहिए, और इसकी जो है संरचना कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, और जो है प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, या फिर जो है परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु संख्या क्या है, परमाणु भार क्या है, अणु क्या है, और किस तरीके से जो है इसमें विभिन्न सिद्धांत दिए गए, इनकी संरचना के बारे में किस तरीके के सिद्धांत दिए गए, उनको हम पढ़ सकते हैं दैनिक विज्ञान के अंदर। या ये विज्ञान के आधारभूत तत्व है, बेसिक एलिमेंट्स हैं। कार्बन और उसके यौगिक को हम पढ़ सकते हैं, कार्बन के विभिन्न अपरूप के बारे में या कार्बन से संबंधित चीज़ों को हम अच्छी तरीके से पढ़ लें। फ्रियॉन से संबंधित सवाल आता है, पूछा जाता है निम्न में से कौन सा ये फ्रियॉन का सूत्र है, या फ्रियॉन 112 का सूत्र CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उससे संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। कार्बन के विभिन्न अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इनको हम एक बार से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। ये एक आधारभूत एलिमेंट्स है कार्बन और उसके यौगिक। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको हम बहुत कम समय में अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से भौतिक परिवर्तन हैं और कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन हैं जो हम दैनिक जीवन के अंदर देखते हैं, जैसे मोम का पिघलना, लोहे पर जंग लगना, हाथों के अंदर जो है मेहंदी का रचना, जो इस तरीके की जो सारी चीज़ें हैं वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित है। तो हमें पहचान सकते हैं कि कौन से भौतिक परिवर्तन है और कौन से रासायनिक परिवर्तन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप दैनिक जीवन या दैनिक विज्ञान के अंदर पढ़ सकते हैं। ये इससे संबंधित परीक्षा में जो है प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। रासायनिक अभिक्रियाएं
जिसमें हम पहचान कर पाएं कि रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, प्रतिस्थापन कौन सी है, विस्थापन कौन सी है, रेडॉक्स कौन सी है, कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ अपचयन हो रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, इसको आप अच्छी तरीके से जो है पढ़ लें। अम्ल, सार और लवण, ये टॉपिक जो है अम्ल, सार और लवण इंपॉर्टेंट है, जो है दैनिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अम्ल क्या है, सार क्या है, उसके जो है दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, प्राकृतिक कौन कौन से इनके स्रोत हैं जो जहाँ से जो है अम्ल मिलता है, या जो इमली के अंदर कौन सा अम्ल या टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल होता है, या फिर किन की पीएच मान कितनी होती है, तो उनसे संबंधित प्रश्न आने की संभावना रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल वार्मिंग एंड हरित गृह प्रभाव, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए या ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन, धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके क्या क्या रीजन है, या किस रेट से, या इससे संबंधित कौन से सम्मेलन है, उनको अच्छी तरीके से देख लें। और ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार है, और उनका जो है अनुपात कितना है, या योगदान में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस का योगदान है, फिर किस अनुपात में इनका योगदान है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है इस टॉपिक से संबंधित। जनरल विज्ञान में या सामान्य विज्ञान में इस टॉपिक को मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। और धातु और अधातु टॉपिक जिसको पढ़ लेना चाहिए, धातुएं कौन सी है और अधातुएं कौन सी है, और उनमें जो है उनके मुख्य कौन कौन से उनके उपयोग है, किस धातु का क्या उपयोग हम किया जाता है, या अधातु और धातुओं के अंदर जो है मुख्य रूप से कौन कौन से अंतर है, उनको हमें जानकारी होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो ये रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनको हम पटवार की दृष्टि से या दैनिक विज्ञान की दृष्टि से पढ़ सकते हैं, या आधारभूत विज्ञान के आधारभूत तत्व यानी जो है बेसिक एलिमेंट ऑफ साइंस, उसके हिसाब से इनको पढ़ सकते हैं। अपने टाइम टेबल के अंदर जो है ये चीज़ें जो है डाल सकते हैं, ये चीज़ें जो है हम डाल सकते हैं। फिर बात आती है जीव विज्ञान या बायोलॉजी। जीव विज्ञान में जो है हमें क्या पढ़ना चाहिए, जीव विज्ञान में जो है बात आती है कोशिका संरचना और कोशिका के विभिन्न कार्य, या उनके जो कोशिका के अंग हैं, कोशिकांग हैं, उनके विभिन्न कार्य, उनसे संबंधित जो है बातें हमें पढ़नी चाहिए। कोशिका की स्ट्रक्चर कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, और पादप कोशिका जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है, और उनके कौन कौन से कोशिकांग हैं, उनके कार्य क्या है, समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में क्या डिफरेंस है, उनको हम इस टॉपिक में पढ़ लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक सवाल पक्का आपको मिलेगा, ह्यूमन बॉडी या मानव शरीर, क्योंकि सिलेबस की लाइन है, और जब सिलेबस की लाइन है तो सवाल आने की पूरी गुंजाइश है। एक तो प्रश्न पक्का ही मिलेगा मानव शरीर से संबंधित, जिसमें आपको पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इनको पढ़ लेना चाहिए। मस्तिष्क के विभिन्न भाग, या फिर अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ, स्त्रावित होने वाले विभिन्न हार्मोन्स, किशोरावस्था के अंदर मुख्य रूप से होने वाले परिवर्तन, और किशोरावस्था के अंदर जो है जो होने वाले हार्मोन्स, उनको हमें अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। मानव शरीर से संबंधित सवाल एक पक्का आपको मिलेगा। फिर बात आती है रक्त समूह और रक्त संगठन, यानी जो है कौन कौन से रक्त समूह हैं, जैसे ए बी और ओ, और कौन रक्त किसको दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है, या फिर जो है रक्त के अंदर जो है किस प्रकार के ग्रुप होते हैं, और उनके जो है रक्त का संगठन क्या है, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स, किससे जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनको अच्छी तरीके से जो है हमें जान लेना चाहिए कि जो है आरबीसी का जीवन काल कितना, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना, ये क्या चीज़ें हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लाज्मा क्या है, ये जो है रक्त का एक कंपोजिशन है, संगठन है। और इसके अलावा जो है रक्त समूह, कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, रक्त का आदान प्रदान हमें अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। बहुत सिंपल सा, सरल सा, हर कोई इसको समझ सकता है, आसानी से हम जो है याद कर सकते हैं। एक सवाल आने की संभावना बनती है, क्योंकि ये दैनिक जीवन से, दैनिक विज्ञान से संबंधित टॉपिक है, पढ़ना चाहिए। फिर बात आती है आनुवांशिकी यानी जीनेटिक्स या आनुवंशिकी जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंदर जो है हम आनुवंशिकी से संबंधित कुछ शब्दावली को हम पढ़ सकते हैं। आनुवंशिक रोगों के बारे में सवाल आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, तो इनको अच्छे तरीके से हम जो है याद कर लें।
क्योंकि इससे आनुवंशिकी या फिर जो है मेडल की जो जेनेटिक्स है उनसे संबंधित प्रश्न जो है, मटर से संबंधित जो आनुवंशिकी है मेडल ने दी है उनसे संबंधित प्रश्न आ सकता है एक आनुवंशिकी से संबंधित। जैव विविधता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैव विविधता टॉपिक के अंदर जो है इसको आप कक्षा 10th की राजस्थान बोर्ड की किताब से पढ़ सकते हैं, जैव विविधता, या विज्ञान सार संग्रह से पढ़ सकते हैं। जैव विविधता के अंदर जो है हमें पता हो कि कौन कौन सी IUCN ने कौन कौन सी श्रेणियों के अंदर जो है बांटा गया है, हमारी जो प्रजातियां विलुप्त हो रही है उनको जो है कितनी कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, और मुख्य रूप से कौन कौन सी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही है या उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। तो इस तरीके से या विलुप्त हो गई है, IUCN क्या है, रेड डेटा बुक क्या है, या फिर जो है कितने जो हॉट स्पॉट है वो भारत में कितने हैं, वर्ल्ड के अंदर कितने हॉट स्पॉट है और भारत के अंदर कौन कौन से हॉट स्पॉट है यानी जैव तप्त क्षेत्र है, तो उनकी जो है जानकारी हो, ये इंपॉर्टेंट है। मानव रोग जो है ये दैनिक जीवन से संबंधित टॉपिक है, पक्का इसमें एक प्रश्न बनता है। तो दैनिक जीवन से संबंधित टॉपिक, दैनिक विज्ञान से संबंधित टॉपिक मानव रोग, यानी मानव के अंदर होने वाले विभिन्न रोग, वायरस जनित कौन से हैं, जीवाणु जनित कौन से हैं, और कवक जनित कौन से रोग हैं, या प्लाज्मोडियम से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। इस तरीके से जो है मानव रोगों को अलग अलग कैटेगरीज में बांट के किस रोग के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है, कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है या कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, तो उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए, उनको हम अच्छी तरीके से पढ़ लें। वो हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक से, या अपने एक बुक परमानेंट कर लें, उससे किसी से भी पढ़ सकते हैं। सिंपल सा टॉपिक है मानव रोग। भोजन एवं पोषण स्वास्थ्य देखभाल जो है, भोजन, संतुलित भोजन और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स या विटामिन से के रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे पक्का एक सवाल मिलेगा, इनको मिला के जो है कम से कम आपको साइंस में एक प्रश्न पक्का मिलेगा। अगर साइंस में जो है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, विटामिन, पक्का एक सवाल आएगा, तो इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लें, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लें। फिर वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनसे 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 या 3 प्रश्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि जो है ये ज्योग्राफी के साथ में दे रखा है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो पारिस्थितिकी, इकोलॉजी को अच्छी तरीके से पढ़ लें, जो है बहुत सिंपल सा टॉपिक है इकोलॉजी से संबंधित, कि इकोलॉजी के अंदर खाद्य श्रृंखला क्या है, या जो है खाद्य जाल क्या है, कौन सा किस पे डिपेंड करता है, ऊर्जा का ट्रांसफर, जब एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा कितनी स्थानांतरित होती है। इसके अलावा जो है विभिन्न जो पिरामिड्स है, पारिस्थितिकी पिरामिड्स, उनको जान लें, किनका पारिस्थितिकी पिरामिड सीधा होता है, किनका पारिस्थितिकी पिरामिड उल्टा होता है, इनको अच्छी तरीके से समझ लें। यानी पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित भी जो है, पर्यावरण के अंदर भी विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और उनके लिए जिम्मेदार, चाहे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या मृदा प्रदूषण, और इनके लिए जिम्मेदार कौन कौन से कारक होते हैं, इनसे जो है कौन कौन से रोग होने की संभावना है, और उनको जो है बचाव के क्या उपचार है, कौन कौन सी तकनीकें यूज करनी चाहिए। तो पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित 2 प्रश्न आ सकते हैं, या 1, 2, 3 प्रश्न, जितने भी वेटेज बनता है, आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ज्योग्राफी के साथ इसका सिलेबस में लाइन दे रखी है, तो वो आने की पूरी संभावना। इस प्रकार से हमें दैनिक जीवन में विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के ये टॉपिक कम से कम पढ़ लेने चाहिए, और इतने आप कवर कर सकते हैं, और अच्छी तरीके से आपकी तैयारी जो है बेहतर हो जाएगी। और आपकी जो इसके अंदर वेटेज है 25%, उस वेटेज में जो सेक्शन के अंदर एक पार्ट्स है, यानी 5% का वेटेज क्लियर हो जाएगा। और जब 5% बढ़ रहे हैं, 5% अपने जो है तैयारी के अंदर बहुत मायना रखता है। तो आप अपनी पटवार की तैयारी को गति दे दें और उसको रफ्तार से तैयारी करें, जोश के साथ, जुनून के साथ, इतना जो है अपने सिलेबस के साथ इतना स्ट्रगल करें, क्योंकि सिलेबस ही इस प्रकार का है। तो उनके साथ इतना स्ट्रगल कर लें, इतना संघर्ष करें, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए और आप जो है पटवार के अंदर सफल हो पाएं।
जय हिंद, जय भारत।